हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का चैप्टर फर्स्ट, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी 1914 से लेकर के 1919 तक, ठीक है। फिर उसके बाद में जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी 1939 से लेकर के 1945 तक। ओके, तो 1945 में जो है मेजर पावर्स निकल के आई थी, मतलब कि जो वर्ल्ड लेवल पे कई सारी कंट्रीज जो थी वो पावरफुल निकल के आई थी, जो कि जीती थी, है ना। तो यूएस हो गया, यूएसएसआर था उस टाइम पर, प्रेजेंट टाइम पर रशिया। तो यूएसएसआर किस तरीके से कोलैप्स हुआ, उसमें से कई सारी कंट्रीज निकली और सबसे बड़ी रशिया। और जो है फ्रांस था, ठीक है, और यूके था, है ना। तो ये मेजर पावरफुल कंट्रीज निकल के आई थी जिन्होंने जीत हासिल की थी, इनके पास में पावर्स थी। यूएस ने ना एटॉमिक बम बनाया और ये हिरोशिमा नागासाकी में डाला जापान ने। उस टाइम पर जापान जो है बहुत अग्रेसिव था। अगर ये एटॉमिक बम नहीं डालते तो जापान तो वैसे भी बहुत एक्सपेंड कर रहा था, ठीक है। तो इन्होंने जो है एटॉमिक बम बनाया और डाला जापान के ऊपर, ठीक है। तो यूएसएसआर को पता लगा, मतलब यूएसएसआर को पता भी नहीं था, और इन्होंने जो है बॉम्ब बना लिया था, ठीक है। तो समझ में आ रहा था कि यूएस जो है अपने आप को सबसे पावरफुल कंट्री बनाना चाहता है वर्ल्ड की, है ना। तो उस टाइम पर जो है यूएसएसआर भी अलग आइडियोलॉजी, यूएस की अलग आइडियोलॉजी थी, ठीक है। यूएसए जो था कैपिटलिज्म फॉलो करता था और यूएसएसआर जो था कम्युनिज्म फॉलो करता था, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर एंड होने के बाद में ना वर्ल्ड में 2 मेजर सुपर पावर देखने को मिली, तो ना बाइपोलर वर्ल्ड हो गया था, ठीक है। मतलब जो है 2 सुपर पावर देखने को मिल रही थी वर्ल्ड में। अब दोनों चाहते थे कि एक ही बने, है ना, मैं ही सबसे पावरफुल रहूँ। यूएस में कैपिटलिज्म फॉलो किया जाता था, जिसमें ना सबसे ज़्यादा फोकस होता था प्रॉफिट ओरिएंटेशन पे, ठीक है। मतलब प्रॉफिट होगा तो वही काम करते, बिज़नेसमैन वाली टेंडेंसी थी, ठीक है। जैसे यूएस में ना आज के टाइम पर देखो डोनाल्ड ट्रम्प है, तो वो जो है बिज़नेस माइंडेड है एकदम, है ना। तो उनकी जो है कंपनीज़ भी हैं, तो जो बिज़नेसमैन होते हैं ना, वही वहाँ पर गवर्नमेंट भी चलाते हैं, ओके, पॉलिटिक्स में आ जाते हैं। तो यहाँ पर कैपिटलिज़्म ही देखने को मिलता है, ओके। तो मार्केट पे सारी चीज़ें डिपेंड होती है, गवर्नमेंट का बहुत कम रोल होता है। पर यूएसएसआर में ना कम्युनिज़्म देखने को मिल वैसे तो सोशलिज़्म है, पर यहाँ की गवर्नमेंट को कहते हैं कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, ठीक है। कार्ल मार्क्स ने ना आइडिया दिया था कि जो है जितनी भी क्या कार्ल मार्क्स कहते थे कि 2 क्लासेस होती हैं, एक तो वर्किंग क्लास होती है और एक होते हैं कैपिटलिस्ट क्लास, ठीक है, जिनके पास में प्रॉपर्टी होती है, और वर्किंग क्लास होती है जिनके पास में प्रॉपर्टी नहीं होती है, जिनको एक्सप्लॉइट करती है कैपिटलिज्म। कैपिटलिस्ट क्लास जो है, जो बिज़नेस वाले लोग हैं, ये मज़दूरों को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो सारे मज़दूरों को इकट्ठा होना चाहिए और रेवोल्यूशन करना चाहिए, ठीक है। रेवोल्यूशन करके ये क्या करेंगे, रेवोल्यूशन करने के बाद ये सारी प्रॉपर्टी अपने हाथ में ले लेगी वर्किंग क्लास, ठीक है। फिर क्या होगा, डिक्टेटरशिप ऑफ प्लोरिटेरिएट स्टार्ट हो जाएगा। प्लोरिटेरिएट जो कि जिनके पास में प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, जो कि वर्किंग क्लास है ना। फिर डिक्टेटरशिप हो जाएगी, मतलब सब कुछ इनके कंट्रोल में होगा। फिर उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में यही डिक्टेटरशिप ऑफ प्लोरिटेरिएट क्या कहलाएगा, फिर इसके बाद में जो है आ जाएगा कम्युनिज्म, ठीक है। जिसमें ना कॉमन ओनरशिप होगी, सभी के कंट्रोल में सारी प्रॉपर्टी होगी, ओके। कोई भी पर्टिकुलर जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का कांसेप्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी तो स्टेट भी नहीं होगा, मतलब स्टेट गवर्नमेंट की भी जरूरत नहीं है। तो ये था कार्ल मार्क्स का आइडिया। पर इनके जो फॉलोअर थे कार्ल मार्क्स के, लेनिन थे, ठीक है, यूएसएसआर में ही थे लेनिन। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी बनाई ताकि जो है रेवोल्यूशन लाए और सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लें। अब कम्युनिस्ट पार्टी की डिक्टेटरशिप एस्टैब्लिश हो गई है, ओके। तो कार्ल मार्क्स ने कभी नहीं बोला था कि कम्युनिस्ट पार्टी हो या फिर डिक्टेटरशिप हो, इनके कंट्रोल में सब कुछ आ जाए। कम्युनिस्ट पार्टी की। पर जो है लेनिन की वजह से क्या हुआ, फिर इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के कंट्रोल में सब कुछ आ गया, मतलब है अब अथॉरिटी इनकी एस्टैब्लिश हो गई, है ना। ये लोग अपनी मर्जी से जो चाहे करते हैं। तो चाइना में भी आपको कम्युनिस्ट पार्टी देखने को मिलेगी, यूएसएसआर में भी आपको कम्युनिस्ट पार्टी देखने को मिलेगी, जो कि सारे गुड्स एंड सर्विसेज हर चीज को कंट्रोल करते हैं, ओके। तो डिक्टेटरशिप देखने को मिलती है। तो प्रेज़ेंट टाइम पर इसी को जो है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट कहते हैं। ओके, पर कम्युनिज़्म का आइडिया जो कार्ल मार्क्स का था वो अलग था। कम्युनिज़्म का आइडिया जो कार्ल मार्क्स का था उसमें जो है स्टेटलेस सोसाइटी की बात करते थे वो। ओके, पर ये जो प्रेज़ेंट टाइम पर देखें लेनिन ने मॉडिफाई कर दिया था। हुँ। तो इसको जो है कहते हैं क्या, कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट कहते हैं, पर ये लोग जो है सोशलिज्म को फॉलो करते हैं। मतलब जो है गवर्नमेंट के कंट्रोल में सारी चीज़ें रहती हैं। ओके, प्राइवेट ओनरशिप वगैरह ज़्यादा एग्ज़िस्ट नहीं करती है। तो 2 ग्रुप में बँट गया था वर्ल्ड, एक हो गई यूएसए, ठीक है?
जो कि कैपिटलिस्ट थे, और एक हो गए यूएसएसआर जो कि कम्युनिस्ट थे। तो ये लोग आपस में एकदम सामने-सामने लड़ नहीं रहे थे, वॉर नहीं कर रहे थे, पर हाँ, ये दोनों अपनी पावर एस्टैब्लिश कर रहे थे, ठीक है? तो जैसे ही यूएसए ने एटॉमिक बम बनाया था ना, उसके कुछ सालों बाद ही यूएसएसआर ने भी बना लिया था। यूएस के पास में उसने अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी बढ़ाई, उसने अपने हथियार बढ़ाए, यूएसएसआर ने ही बढ़ा लिए, ठीक है? तो ये लोग ना जी कॉम्पिटिशन चल रहा था इनका। ठीक है, मेरे पास ज़्यादा पावर है। ओके, ऐसे ही ना यूएसए जो है कैपिटलिज़्म को प्रमोट कर रहा था, जो नए-नए देश थे, ओके, और जो भी अलग-अलग देश थे ना, हर जगह जो है कैपिटलिज़्म को प्रमोट कर रहा था। यूएसएसआर अपने कम्युनिज़्म को प्रमोट कर रहा था, ओके, जहाँ पर जो है गवर्नमेंट की ओनरशिप रहे। तो ऐसे ही ना यूरोप में भी ना, वेस्टर्न यूरोप में कैपिटलिज़्म देखने को मिला, ईस्टर्न यूरोप में जो है कम्युनिज़्म देखने को मिल रहा था। तो ऐसे ही जर्मनी भी 2 हिस्सों में बँट गया था। वेस्ट में कंट्रोल हो गया था यूएसए का, और ईस्ट में कंट्रोल हो गया था यूएसएसआर का। तो जो जर्मनी की कैपिटल थी ना बर्लिन, तो बर्लिन को भी डिवाइड कर दिया था। आधा जो था यूएस की आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस था, आधा जो था वो यूएसएसआर की आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस था। जब 1989 में जो है यूएसएसआर कोलैप्स हुआ, तो जो कोल्ड वॉर कही जा रही थी ना, कोल्ड वॉर का सिंबल था बर्लिन वॉल भी, ठीक है? कोल्ड वॉर कह रहे थे क्योंकि ये लोग सामने से भी लड़ाई नहीं कर रहे थे, हाँ, पर अपनी पावर ज़रूर दिखा रहे थे। तो 1989 में बर्लिन की जो दीवार थी वो भी तोड़ दी गई थी। ये देखो, ये दीवार बनाकर रखी थी, क्योंकि ना कैपिटलिज्म की वजह से बहुत सारा प्रॉफिट आ रहा था कैपिटलिज्म की वजह से यूएसए के पास में। तो यूएस जो है कैपिटलिज्म का जो प्रॉफिट वगैरह था, वो जो है जर्मनी में दे भी रहा था। हाँ, बहुत पैसे बाँट रहा था यूएसए उस टाइम पर, ठीक है? और जो है यूएसएसआर उतना पैसे वगैरह नहीं दे रहा था, तो जो ईस्ट साइड था ना, वो उतना डेवलप्ड नहीं था, और वेस्ट साइड बहुत डेवलप हो गया था। तो यहाँ के लोग देख रहे थे कि हाँ, कैपिटलिज्म है, वहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है। तो ना जब यूएसएसआर का कोलैप्स हुआ, तो लोगों ने ये दीवार भी तोड़ दी थी। ओके, तो ये बर्लिन वॉल जो है ये टूट गई थी। इसकी वजह से एंड हो गई थी कोल्ड वॉर भी, ठीक है? तो सेकंड वर्ल्ड का कोलैप्स हो गया था, यूएसएसआर को कहा जा रहा है यहाँ पर। जर्मनी जो डिवाइड थी पहले सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो है जर्मनी को डिवाइड कर दिया गया था, ओके? तो वो यूनिफाइड हो गई, ओके? जो 8 यूरोपियन कंट्रीज़ थी, जहाँ पर सोवियत ने कम्युनिस्ट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश की थी। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो हर चीज़ को कंट्रोल करके रखती है। जो 8 यूरोपियन कंट्री थी, ईस्ट ईस्ट साइड पे हमने आपको बताया ना, ईस्ट साइड पे क्या था? यूएसएसआर का इन्फ्लुएंस था, और वेस्ट साइड पे यूरोप के यूएसए का इन्फ्लुएंस था, अमेरिका का। ठीक है? तो लोगों के प्रोटेस्ट की वजह से जो है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को हटा दिया गया। सोवियत यूनियन जो है जिस तरीके से कोल्ड वॉर खत्म हुई, तो ना लोगों की वजह से भी कहा जाता है कि थोड़ा ये जो है सोवियत यूनियन जो है फिर कोलैप्स भी हो गया था, क्योंकि लोगों को दिख रहा था कैपिटलिज्म में बहुत ज़्यादा पैसा था, ओके? तो उस टाइम पर ना तो लोग लोग भी चाहते थे कि डेवलपमेंट हो, है ना? तो सोवियत यूनियन फिर उसके बाद में डिसइंटीग्रेट हो गया था, यूएसएसआर को ही सोवियत यूनियन कहते हैं, तो वो जो है टूट गया था, उसमें से कई सारे देश निकल के आए थे। इस चैप्टर में ही हम यही सब चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है? डिसइंटीग्रेशन कैसे हुआ सेकेंड वर्ल्ड का, जो कि सोवियत यूनियन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे क्या हुआ जो दूसरे पार्ट्स में वर्ल्ड की कोलैप्स कैसे हुआ, जो कम्युनिस्ट रिजीम कोलैप्स हुई थी उसके बाद में क्या हुआ, है ना? हाउ इंडिया रिलेट करता है इन कंट्रीज़ के साथ में। क्योंकि ना 1971 में जब अब सोवियत यूनियन 1989 में कोलैप्स हुआ, है ना? 1990s कह सकते हो आप। पर उस टाइम पर इंडिया जो है ना 1971 में सोवियत यूनियन ने हमारा बहुत साथ दिया था। हमने फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की थी। जब बांग्लादेश के साथ में हमारी वॉर हुई थी ना, तो सोवियत यूनियन हमारे साथ था और पाकिस्तान के साथ में यूएसए था, ओके? तो उस टाइम पर सोवियत यूनियन हमारा बहुत अच्छा फ्रेंड था, इसलिए जो है आज के टाइम पर रशिया भी बहुत अच्छा हमारा दोस्त देखने को मिलता है हमारे देश का। तो यहाँ पर जो इमेज दी हुई है ना, तो इसका एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है? तो बर्लिन वॉल जो है, बर्लिन जो कैपिटल है जर्मनी की, तो वहाँ पर एक दीवार बनाई गई थी, जो कि डिवीज़न दिखाता था कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट वर्ल्ड का, ओके? तो ईस्ट साइड पर जो था कम्युनिज़्म था, वेस्ट साइड पर जो कैपिटलिज़्म देखने को मिल रहा था। ये जो थी 1961 में बनाई गई थी, ताकि सेपरेट कर सके ईस्ट बर्लिन को फ्रॉम वेस्ट बर्लिन, ठीक है? तो ये 150 किलोमीटर लॉन्ग वॉल थी, और 28 सालों तक ये रही। फाइनली इसको तोड़ दिया था लोगों ने 9 नवंबर 1989 में। तो इससे हमको देखने को मिलता है यूनिफिकेशन हो गया था, यूनाइट हो गया था पूरा जर्मनी, ठीक है? और बिगिनिंग हो गया था एंड ऑफ द कम्युनिस्ट ब्लॉक। ओके, जो कम्युनिज्म था, फिर वो जो यूएसएसआर था ना, उसका
जो डिसइंटीग्रेशन हुआ था, ओके, टूट गया था। तो इस पिक्चर में हमें देखने को मिलता है कि लोग जो है छेद बना रहे हैं, ये देखो ये दीवार की पिक्चर दी हुई है, ठीक है? तो यहाँ पर जो है छेद कर रहे थे। सेक्शन जो था, कुछ लोग जो थे वॉल को मतलब अलाउ कर रहे थे, फ्री मूवमेंट हो सके, लोग इधर से उधर जा सकें। बर्लिन वॉल जो है 1989 तक थी, फिर उसके बाद में जो है टूट गई थी। ओके, तो यहाँ पर लोग जो है इसको तोड़ रहे हैं। तो सोवियत सिस्टम क्या है? ठीक है, सोवियत यूनियन का कोलैप्स, यूएसएसआर, हम ये सब बात कर रहे हैं। तो यूएसएसआर का फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसको सोवियत यूनियन भी कह देते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में। ओके, तो ये सोशलिस्ट रेवोल्यूशन के बाद में रशिया में 1917 में जब रेवोल्यूशन हुआ था ना, ठीक है? तो रशिया में भी एक किंग का रूल हुआ करता था, जिसको ज़ार कहते थे, ओके? तो वहाँ पर जो किंग का रूल था ना, तो किंग के रूल को हटा कर के रेवोल्यूशन किया लोगों ने, और फिर उसके बाद में जो है वहाँ पर क्या हुआ कि एक जो है कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट एस्टैब्लिश की थी, ओके? तो रेवोल्यूशन जो है इंस्पायर्ड था आइडियल्स ऑफ सोशलिज्म। सोशलिज्म के आइडियल्स से, सोशलिज्म में जो आइडियाज़ होते हैं, उनसे इंस्पायर था। अपोज़ करते थे ये लोग कैपिटलिज्म को। ये चाहते थे कि एक इक्वल सोसाइटी बने, इगैलिटेरियन सोसाइटी की बात करते थे ये लोग। तो सोशलिज्म में मेन फोकस जो होता है इगैलिटेरियन सोसाइटी की ही बात करते हैं, कि वहाँ पर इक्वालिटी एक्सिस्ट करे, ठीक है? पर कैपिटलिज्म में क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो है गैप देखने को मिलता है, इनइक्वालिटीज़ भी देखने को मिलती है। क्योंकि रिच जो होते हैं बहुत ज़्यादा रिच होते जाते हैं, और पुअर जो होते हैं वो पुअर हो जाते हैं, ठीक है? और ज़्यादा, ओके? तो ये ना एक बहुत ही बड़ा अटेम्प्ट देखने को मिल रहा था ह्यूमन हिस्ट्री में पूरी, कि एक इंस्टीट्यूशन जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का था उसको खत्म कर दिया गया, ठीक है? और जो है सोसाइटी एस्टैब्लिश की प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी के बेसिस पे, इक्वालिटी के बेसिस पे लेकर के चले, सारी प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है कंट्रोल में आ गई थी गवर्नमेंट के, ओके? तो इन डूइंग सो, ये करने में ना जो सोवियत सिस्टम को बनाने वाले थे वो प्राइमेसी देते थे स्टेट को, ओके? इंस्टीट्यूशन ऑफ द पार्टी को जो है प्राइमेसी देते थे। मतलब इनके लिए इम्पोर्टेंट क्या था? स्टेट इम्पोर्टेंट था, इनके लिए गवर्नमेंट इम्पोर्टेंट थी, ओके? ना कि जो कैपिटलिज्म, ओके? सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम जो था ये कम्युनिस्ट पार्टी के आसपास घूमता है, ठीक है? कोई भी अदर पार्टी अपोजिशन अलाउड नहीं है। तो कम्युनिस्ट पार्टी एक ही पार्टी एग्जिस्ट करती है इन देशों में, जैसे कि चाइना हो गया, रशिया हो गया, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही पार्टी एग्जिस्ट करती है, ओके? यहाँ पर कोई भी दूसरी पार्टी नहीं हो सकती है, सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी का रूल होगा। तो इकोनॉमी को प्लान किया जाता है, ठीक है? किस तरीके से हम प्लान लेकर के चलेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे करना है, और हर चीज़ जो है स्टेट के कंट्रोल में होती है, मतलब कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है, ओके? तो जो है ये पूरा सिस्टम देखने को मिलता है। हमने आपको बताया था ना लेनिन ने किस तरीके से जो है, जो कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ को मॉडिफाई किया और कम्युनिस्ट पार्टी को लेकर के आया, ताकि रेवोल्यूशन कर सके, और कम्युनिस्ट पार्टी के कंट्रोल में हर चीज़ रहेगी। तो यहाँ पर जो है अथॉरिटेरियन देखने को मिलता है, अथॉरिटेरियनिज़्म, यहाँ पर डिक्टेटरशिप देखने को मिलती है कम्युनिस्ट पार्टी की। हर चीज़ को कम्युनिस्ट पार्टी कंट्रोल करके रखती है। तो व्लादिमीर लेनिन देखो, ये 1870 से 1924 तक इनका टाइम पीरियड रहा। ये फाउंडर थे बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के। ये लीडर भी थे रशियन रेवोल्यूशन के। इन्होंने ही कम्युनिस्ट पार्टी का आइडिया लेकर के और एस्टैब्लिश की, ठीक है? इन्होंने हेड किया था यूएसएसआर को, ओके? जब डिफिकल्ट चीजें चल रही थी, रेवोल्यूशन था जब यूएसएसआर में, जो है किंग का रूल हटा करके जो है कम्युनिस्ट पार्टी का रूल लेकर के आ रहे थे। ये जो थे मार्क्सिज्म को फॉलो किया करते थे, पर मार्क्स के ये जो इनके जो अपने मार्क्स थे, उन्हीं के आइडिया को इन्होंने मॉडिफाई कर दिया था, चेंज कर दिया था। ठीक है? तो ये इंस्पिरेशन है सारे जितने भी कम्युनिस्ट हैं उनके लिए वर्ल्ड में। ओके? तो ये देखने को मिलता है व्लादिमीर लेनिन। आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ जो थी, उसमें ना सोवियत आर्मी ने क्या किया, लिबरेट किया फ्रॉम फासिस्ट फोर्सेस। मतलब कि ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज में क्या था, फासिज्म चल रहा था। फासिज्म क्या होता है कि वहां पर ना एक ही जो नेशनलिज्म के बेसिस पे वो लोग चलते हैं, और बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो जाते हैं, ठीक है?
अथॉरिटेरियन देखने को मिलता है, वो भी वहाँ पर भी गवर्नमेंट मतलब कि पूरी अथॉरिटी रखती है, किसी को भी अपनी लाइफ फ्रीली जीने का अधिकार नहीं होता है, ओके? मतलब फ्रीडम वगैरह की बात ना करो आप, ओके? तो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ में ये फोर्सेस को हटा कर के यूएसएसआर ने उनको फ्री करवाया, ओके? और यहाँ पर क्या किया उसने अपनी जो है सोवियत कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को इंस्टॉल किया था। तो यही देखने को मिल रहा था ना हमें कि जो है कोल्ड वॉर के टाइम पर यूएस अपनी आइडियोलॉजी की गवर्नमेंट जो है हर देश में चाहता था, यूएसएसआर अपने जो अपनी आइडियोलॉजी की चाहता था। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम जो था इन कंट्रीज का, इसको यूएसएसआर की तरह ही लेकर के चला गया, ठीक है? यूएसएसआर में जिस तरीके से प्लान्ड इकोनॉमी की बात की जाती थी, कम्युनिस्ट पार्टी की बात की जाती थी, वैसे ही दूसरी कंट्रीज में ये लेकर के चले। इन कंट्रीज को जो है सेकेंड वर्ल्ड कहा जाता है और सोशलिस्ट ब्लॉक कहा जाता है, ठीक है? सोशलिज्म के बेसिस पे ये लोग चलते हैं, ओके? हर चीज जो है गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहती है। वॉर्सो पैक्ट लाया गया, मिलिट्री अलायंस बनाई गई ताकि सब लोग साथ में रहे, ठीक है? यूएसएसआर इस ब्लॉक का लीडर था। यूएसएसआर इस ब्लॉक का मतलब जो ग्रुप का लीडर था। ऐसे ही ना वेस्ट यूरोपियन कंट्री की बात करें और ईस्ट की। ईस्ट में हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इंस्टॉल की जाती है, ठीक है? और यहाँ पर जो है वॉर्सो पैक्ट लाया जाता है, मिलिट्री अलायंस है। ऐसे ही ना वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज में जो है कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट इंस्टॉल की जाती है यूएस के थ्रू। ओके, यूएस ये सब करवा रहा है, यहाँ पर यूएसएसआर करवा रहा था। और यहाँ पर क्या लाया गया? नाटो लाया गया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? तो नाटो आज के टाइम पर भी एग्जिस्ट करता है, जिसको ज्वाइन करने के लिए यूक्रेन ने वॉर करवा दी, ओके? मतलब अ, यूक्रेन ज्वाइन करना चाहता था नाटो को, पर रशिया बोल रहा था तुम नाटो को ज्वाइन मत करो क्योंकि हमारी बाउंड्री के पास ही आके बैठ जाएगी नाटो, है ना? हमें सिक्योरिटी का इश्यू हो जाएगा, ओके? और नेटो का ये रूल होता है कि उनके किसी भी मेंबर पे अगर जो है अटैक होगा तो वो पूरे पूरे ग्रुप के ऊपर अटैक माना जाएगा। फिर सारी कंट्रीज मिलके उसको जवाब देंगी। ठीक है? तो यूएस की भी चाल थी ताकि जो है यूक्रेन को उलझा दिया जाए, रशिया को उलझा दिया जाए यूक्रेन के साथ में। ओके, क्योंकि जो है यूएस जो है रशिया का राइज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। हर कंट्री पावरफुल बनना चाहती है ना, तो इस टाइम पर यूएसए जो है चाइना से कम्पीट कर रहा है कि मतलब चाइना का राइज़ ना हो पाए ज़्यादा, क्योंकि चाइना उसको चैलेंज कर रहा है हर चीज़ में, है ना? तो ये देखने को मिलता है वर्ल्ड लेवल पे, ओके। तो यहाँ पर नेटो था, यहाँ पे नेटो के जैसे ही वॉर्सो पैक्ट था, आज के टाइम पर खत्म कर दिया गया क्योंकि यूएसएसआर ही कोलैप्स हो गया था। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में हमें 2 सुपर पावर देखने को मिलेंगी, यूएस और यूएसएसआर। तो सोवियत यूनियन भी एक ग्रेट पावर था। सोवियत इकोनॉमी जो थी अच्छी खासी डेवलप थी, ओके, वर्ल्ड में देखें तो, एक्सेप्ट फॉर द यूएस। यूएस की भी इकोनॉमी अच्छी खासी डेवलप थी और यूएसएसआर की भी थी। तो यूएस में जो है अच्छे खासे कम्युनिकेशन नेटवर्क्स थे, वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज थे। ओके, रशिया जो है वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा ऑयल सप्लाई करता है। ओके, आयरन एंड स्टील के भी रिसोर्सेज थे, मशीनरी प्रोडक्शन होता था, ट्रांसपोर्ट सेक्टर भी ढंग का था अच्छा खासा, ठीक है? और कनेक्टिविटी भी थी इनके देश में। ओके, तो इसमें जो है डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री भी थी इनकी, ओके। मतलब कि ना यहाँ पर क्या होता था कि ये लोग जो है हर एक चीज, चाहे वो छोटी सी पेन हो तो कार तक, हर चीज जो है अपने ही देश में बनाते थे। भले ही उसकी क्वालिटी जो है वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कंट्री से उतनी अच्छी ना हो, पर वो हर एक चीज अपनी देश में बनाते थे। यही चीज आपको चाइना में देखने को मिलती है। उनके देश में हर एक चीज का वर्जन खुद का मिलता है। ओके, छोटे से छोटा आइटम जो है वो चाइना का बना मिल जाता है। हमारे देश में फ़ोन वग़ैरह हम दूसरे वर्ल्ड में जो बनाए गए वहाँ पर यूज़ करते हैं, ओके, मतलब दूसरी कंट्रीज़ के। पर चाइना में जो है उनकी कंट्री का ही बनाया हुआ जो है हर चीज़ वो लोग यूज़ करते हैं। उनके यहाँ जो है जैसे कि हम जो है ऐप यूज़ करते हैं दूसरे देशों के, गूगल वग़ैरह हो गया, ठीक है, फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब दूसरे देश की कंपनी है, ठीक है, यूएस की कंपनी है। पर चाइना में देखो ना उनका खुद के सारे ये ऐप है, चैटिंग ऐप हो गए, सर्च इंजन हो गए। तो चाइना ने हर एक चीज़ अपनी खुद की बना के रखी है। वैसे ही यूएसएसआर ने उस टाइम पर हर एक चीज़ अपने देश में बनाया करते थे। सोवियत स्टेट जो है इंश्योर करते थे उस टाइम पर कि मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हर एक सिटीजन को मिले, ठीक है? कैपिटलिज्म में क्या होता है, हर एक सिटीजन पे उतना फोकस नहीं करते हैं, यहाँ पर प्रॉफिट पे फोकस करते हैं। पर जो है सोवियत यूनियन में इंश्योर करते थे कि हर एक सिटीजन को एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिले, वो अच्छे से अपनी लाइफ को जी सकें।
जो सोवियत गवर्नमेंट होती है हर एक चीज़ में सब्सिडी भी प्रोवाइड करती है, जैसे कि हेल्थ हो गया, एजुकेशन, चाइल्ड केयर एंड अदर वेलफेयर स्कीम। तो हर एक सेक्शन ऑफ सिटीज़न का ध्यान रखते हैं सोवियत यूनियन में, ठीक है? तो सोवियत गवर्नमेंट हर एक चीज़ का ध्यान रखते हैं। स्टेट ओनरशिप होती है, डोमिनेंट फॉर्म ऑफ ओनरशिप देखने को मिलती है, मतलब कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में सब कुछ देखने को मिलता है। ज़मीनें वगैरह हो गई, प्रोडक्टिव असेट्स हो गई, ये सारी चीज़ें कंट्रोल करता है सोवियत स्टेट। मतलब हर एक चीज़ में गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। तो सोवियत यूनियन ना बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक हो गया था, सोवियत सिस्टम अथॉरिटेरियन भी हो गया था, हर एक चीज़ को कंट्रोल कर रही है गवर्नमेंट। बहुत सारे जो है ब्यूरोक्रेट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब ऑफिसर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। ओके, तो डिफिकल्ट हो रही थी सिटीजन्स की लाइफ भी, ज़्यादा फ्रीडम नहीं होती है यहाँ पर, ठीक है? डेमोक्रेसी होती नहीं है, लोगों को जो बोलना चाहे वो नहीं बोल सकते, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी नहीं होती है, ठीक है? लोग जो है अपना गुस्सा, अपनी नाराज़गी भी जायज़ नहीं कर सकते। ओके, इवन जोक्स में भी और कार्टून्स में भी। और ना जो भी ऐसा कार्टून जोक में अपने जो है एक्सप्रेस करते थे चीज़ों को, तो उनको दबाया जाता था गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, तो ज़्यादातर जो इंस्टीट्यूशन होते थे सोवियत यूनियन में, सोवियत स्टेट में, उनमें रिफॉर्म की ज़रूरत थी। ओके, मतलब उसमें जो है चेंजेस की ज़रूरत थी। ठीक है, वन पार्टी सिस्टम चलता था जिसमें सिर्फ़ कम्युनिस्ट पार्टी हो सकती है सोवियत यूनियन की, उसका कंट्रोल होता था सारे इंस्टीट्यूशंस के ऊपर और वो अनअकाउंटेबल होते थे जनता के लिए। तो कम्युनिस्ट पार्टी कुछ भी कर सकती है देश में और उनके ऊपर किसी का भी अकाउंटेबल नहीं है वो किसी के लिए भी। हमारे देश में क्या होता है, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है पावर में आई और अगर वो कुछ गलत करते हैं तो जनता फिर उनको पनिशमेंट भी देती है, भाई नहीं देंगे तुमको वोट, है ना? उनको कुछ भी बोलते हैं लोग, उनको क्रिटिसाइज करते हैं, उनकी पार्टी को एकदम गिरा के रख देते हैं। ओके, पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर जो कम्युनिस्ट पार्टी कुछ गलत भी करती है तो लोग उनके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। पार्टी रिफ्यूज करती है कि वो नहीं मानेंगे जनता की कि वो 15 डिफरेंट रिपब्लिक्स में फॉर्म हो जाए। मतलब कि जनता कह रही थी कि 15 रिपब्लिक बन जाएँगे, 15 जो छोटी-छोटी कंट्रीज़ बन जाएँगी, ठीक है? मतलब स्टेट ही कह लो और फिर वो लोग सब क्या करेंगे, मैनेज कर लेंगे अपना आराम से सारे अफेयर्स, कल्चरल अफेयर। पर कम्युनिस्ट पार्टी ने इसको मना कर दिया था कि ऐसा नहीं होगा, ठीक है? पूरा एक ही देश रहेगा। पर पेपर में देखें तो रशिया ही ओनली 15 रिपब्लिक्स में से है, जो कि सभी लोगों को यूएसएसआर में, मतलब कि रशिया एक 15 रिपब्लिक्स में से एक ही रशिया भी था। ओके, मतलब 15 कंट्रीज़ थी उसमें से एक रशिया भी था। पर रशिया ही हर चीज़ में डोमिनेट करता था रियलिटी में। ओके, मतलब रशिया की लीडरशिप चला करती थी, रशिया की पावर चला करती थी। सारे जो रीजन थे उनको ना बिल्कुल अलग-थलग फ़ील होता था। वो समझते थे कि हमको सप्रेस किया जा रहा है। ओके, तो ये भी देखने को मिल रहा था। जब हथियारों की रेस चल रही थी, यूएसए बोल रहा था मैं ज़्यादा हथियार बनाऊँगा, यूएसए अपना चला रहा है, ठीक है? यूएसएसआर अपने हथियार बनाए जा रहा है, ठीक है? इनकी रेस चल रही थी। तो सोवियत यूनियन ने मैनेज कर रहे थे कि वो मैच कर रहे थे यूएस को टाइम टू टाइम, ठीक है? तो इसमें बहुत ज़्यादा पैसे लग रहे थे। यूएस में तो कैपिटलिज़्म था, वो प्रॉफिट बना के पैसे ला रहे थे। पर यूएसएसआर में तो हर चीज़ गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी ना, तो उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा था। पर पैसे बहुत लग रहे थे हथियार वगैरह बनाने में। तो सोवियत यूनियन जो है पीछे जाने लगा वेस्ट में इन द मतलब कि पीछे छूटने लगा वेस्ट के कंपेयर में, जो वेस्टर्न कंट्रीज थी ना, तो उनके कंपेयर में देखें तो वो पीछे छूटने लगा टेक्नोलॉजी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, ट्रांसपोर्ट पावर में, ठीक है? मोस्ट इम्पोर्टेंटली इन द फुलफिलिंग जो लोगों की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एस्पायरेशंस होती है ना, वो कुछ उम्मीद रखते हैं देश जो गवर्नमेंट से, ठीक है? कि हमारे देश को ये आगे लेकर के चलेंगे। उन सब चीज़ों में भी यूएसए जो यूएसएसआर था वो पीछे छूटने लगा। अब क्या है, रशिया में ना बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ती है, ठीक है? तो वहाँ पर जो सारे के सारे जो हैं जो रूट्स होते हैं ना वो सब जाम हो जाते हैं, ठीक है? उनका ट्रांसपोर्ट उतना ढंग से हो नहीं पाता है, ट्रेड वगैरह करना है उनको तो नहीं हो पाता है। तो यूएसएसआर ने सोचा मैं ना अफ़गानिस्तान में क्या करूँगा, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करूँगा, अपने जो तरीके की गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करूँगा, फिर अफ़गानिस्तान के थ्रू हमको क्या मिलेगा, जो पाकिस्तान के थ्रू जो हम अरेबियन सी में जा सकते हैं, है ना? और अपना ट्रेड कर सकते हैं। पर यहाँ पर क्या हुआ, सोवियत यूनियन ने जब इन्वेज़न किया अफ़गानिस्तान में पहुँचा सोवियत यूनियन, उनने बोला कि हम जो है क्या करेंगे, अफ़गानिस्तान में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट लेकर के आएँगे, ठीक है? तो ये लोग चले गए सोवियत यूनियन में 1979 में। इसकी वजह से ये लोग और ज़्यादा कमज़ोर पड़ गए, क्योंकि ना इस टाइम पर जो तालिबान जो थे ना मुजाहिदीन्स वग़ैरह थे अफ़गानिस्तान में, उनको यूएस से ना पैसे वग़ैरह देने लगा कि तुम अगेंस्ट में लड़ो, यूएसएसआर के अगेंस्ट में फाइट करो। जो आज के टाइम पर
पर आपको तालिबान देखने को मिल रहा है ना, उसको खूब पैसे दिए यूएसए ने, ठीक है? यूएसए ने खूब सपोर्ट किया कि ताकि आप यूएसएसआर से फाइट करो, क्योंकि यूएसएसआर उस टाइम पर अपनी आर्मी वगैरह सबको भेज दिया था यूएसएसआर ने अफ़गानिस्तान में, ताकि वहाँ पर वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ला सके। ओके, पर यूएसए ने तालिबान को सपोर्ट किया खूब कि आप जो है ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है? तो है तालिबान के पास में खूब हथियार पहुँच गए, वो लोग बढ़ते गए, इतने बढ़ गए वो टेररिस्ट ग्रुप कि आज के टाइम पर जो है उस देश में पूरा रूल कर रहे हैं वो लोग। फिर पता क्या हुआ? फिर यूएसएसआर वहाँ से चला गया था अफ़गानिस्तान से। फिर अफ़गानिस्तान में क्या हुआ कि अफ़गानिस्तान में ना टेररिस्ट ग्रुप तो पनप गए थे, तालिबान ने कंट्रोल भी कर लिया था, वहाँ पर डेमोक्रेसी उतनी चल नहीं पा रही थी, ठीक है? तो अफ़गानिस्तान का अलग ही स्टोरी चल रही। फिर 2001 में जब यूएसए में अटैक हुआ था ना, तो ओसामा बिन लादेन जो है अफ़गानिस्तान में यूएसए को लगा कि ओसामा बिन लादेन जो है अफ़गानिस्तान में है और अफ़गानिस्तान के तालिबान ने बोल दिया कि हम नहीं देंगे उस टेररिस्ट को तुम्हें, ठीक है? यूएसए के बहुत सारे लोगों की जान गई थी, ओके। 2001 के अटैक में, तो उन्होंने मना कर दिया था। फिर यूएसए ने इन्वेड किया अफ़गानिस्तान में, बोला कि अब यहाँ पर हम डेमोक्रेसी लेकर के आएँगे। तो यूएसए चले गए 2001 में, ठीक है? क्या उन्होंने बोला कि हम तालिबान को ख़त्म करेंगे। मतलब तालिबान जो साँप जिसको पाला था यूएसए ने, तो अब बोलता है कि उसी को हम ख़त्म करेंगे और अफ़गानिस्तान में डेमोक्रेसी लेकर के आएँगे। पर क्या हुआ? 2001 से लेकर के 2020 तक जो है यूएसए अपनी नाक रगड़ता रहा वहाँ पर वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं आ पाई और आखिर में जो है तालिबान के हाथों में ही सारी गवर्नमेंट की पावर छोड़ कर के यूएसए वहाँ पर बाहर निकल गया, ठीक है? 2020 में। तो आज के टाइम पर तालिबान का ही रूल है अफ़गानिस्तान में, जो कि हर एक रिसोर्सेज़ से कंट्रोल करते हैं और महिलाओं की ज़िंदगी जहन्नुम बना के रखी है उसने, ठीक है? तो वो भी देखने को मिलता है, टेररिस्ट ग्रुप है वो भी। ओके, तो अफ़गानिस्तान की ये सिचुएशन थी। तो फिर क्या हुआ कि और ज़्यादा जो है चीज़ें खराब होने लगी थी यूएसएसआर में, क्योंकि जो है बहुत ज़्यादा पैसे लग रहे थे उनके। और वो लोग ना पीछे भी छूटते जा रहे थे टेक्नोलॉजी के मामले में वेस्ट के कंपेयर में। तो शॉर्टेज भी होने लगी थी कंज्यूमर गुड्स की, क्योंकि इनको अब हथियारों में भी पैसे ज़्यादा खर्च करने वाले थे, ठीक है? तो ये लोग क्या फूड इम्पोर्ट्स करने लगे, बढ़ने लगा इनका मतलब फूड जो है खाना ये लोग बाहर से खरीदने लगे। ओके, रशिया सबसे ज़्यादा जो है गेहूँ वग़ैरह भी उगाता है, ठीक है? तो ये लोग क्या कर रहे थे, फूड इम्पोर्ट कर रहे थे। इनका ये भी बढ़ता जा रहा अब और ज़्यादा खर्चा बढ़ता जा रहा था। तो सोवियत यूनियन की इकोनॉमी भी बहुत वीक हो रही थी, क्योंकि इनको खाना भी बाहर से खरीदना पड़ रहा है, ठीक है? अब पैसे भी बहुत लग रहे हैं हथियार वग़ैरह बनाने में और वो लोग जो है उतना प्रॉफ़िट पे फ़ोकस करते नहीं है, सारे सिटीज़न्स का ध्यान रखना। उनकी इकोनॉमी जो है स्टैग्नेंट हो गई थी, एकदम रुक-सी गई थी, ठीक है? ग्रोथ वग़ैरह कुछ हो नहीं रही थी। अब जो है गोरबाचे एक लीडर थे, तो वो ना और डिसइंटीग्रेशन का प्लान लेकर के आए थे, ठीक है? तो मिखाइल गोर्बाचे जो थे, ठीक है? प्रोनंसिएशन अब आप जो है देख लेना, ठीक है? तो ना एक जनरल सेक्रेटरी थे कम्युनिस्ट पार्टी के सोवियत यूनियन में 1985 में। तो ये चाहते थे कि रिफॉर्म हो जाए सिस्टम, रिफॉर्म ज़रूरी थे ताकि यूएसएसआर जो है बराबर से चल सके वेस्ट के टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन में, जो भी वेस्ट में हो रहा है उस हिसाब से, है ना? क्या हो रहा था कि वेस्ट में खूब डेवलपमेंट हो रहा था, वो लोग खूब आगे बढ़ रहे थे, पर यूएसएसआर पीछे से रह रहा था, है ना? तो गोरबाचे चाहते थे कि हम रिफॉर्म करें चीज़ों को ताकि जो है हम भी आगे बढ़ सकें, है ना? वेस्ट के कंपेयर में। तो गोरबाचे का डिसीजन था कि हम अपने रिलेशंस को नॉर्मल करेंगे वेस्ट के साथ में, वेस्ट मतलब कि यूरोपियन कंट्रीज़ और यूएसए के साथ में, ओके, और डेमोक्रेटाइज़ करेंगे और रिफ़ॉर्म करेंगे, सोवियत यूनियन में चेंजेज़ लेकर के आएँगे, ओके। पर किसी ने भी ऐसा अंदाज़ा नहीं लगाया था कि इसका रिज़ल्ट कुछ और ही निकल आएगा, ठीक है? तो पीपल जो लोग थे ना ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ में, जो कि पार्ट थे सोवियत ब्लॉक का, उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है? ईस्ट यूरोप में हमने आपको बताया था ना कि यूएसएसआर का कंट्रोल था, तो वहाँ पर लोगों ने जो है प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था अपनी ही गवर्नमेंट के खिलाफ में, सोवियत कंट्रोल के खिलाफ में। ओके, तो सोवियत यूनियन जो है इसमें ना गोरबाचे के अंडर इन्होंने ना कई सारी चीज़ें झेली। ओके, तो इन्होंने इतना इंटरवीन भी नहीं किया, डिस्टर्बेंस जो भी हो रहे थे उसमें। मतलब कि इनके बड़े से जो रिपब्लिक था 15 देशों का, तो उसमें ना कई सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे अपनी ही गवर्नमेंट के खिलाफ। तो जो लीडर था उसको कुछ तो करना चाहिए था, पर इन्होंने कोई स्टेप्स नहीं लिए। ओके, तो कम्युनिस्ट रिजीम कोलैप्स होने लगी। ओके, गवर्नमेंट कोलैप्स होने लगी, लोग जो थे फ्रीडम डेमोक्रेसी चाहते थे, तो वहाँ पर जो है कोलैप्स होने लगा, गिरने लगी ये चीज़ें। ओके, तो इस तरीके से अलग-अलग फिर देश क्रिएट हुए थे। ठीक है, तो इन डेवलपमेंट्स की वजह से क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा जो है क्राइसिस
बढ़ने लगी थी, प्रॉब्लम यूएसएसआर में खड़ी होने लगी थी और ज़्यादा, ठीक है? तो इससे ना जल्दी-जल्दी टूटने भी लगे थे, ओके, अलग-अलग देश निकलने लगे थे। गुरबाची ने इनिशिएट किया कि हम ऐसी पॉलिसीज़ लेकर के आएँगे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिफॉर्म की, ताकि डेमोक्रेटाइज़ेशन हो सके देश में। मतलब ये लोग क्या, ये थोड़े ना लिबरल, थोड़े ऐसे विचार वाले लीडर थे कि हाँ ठीक है, हम रिलेशन सुधारेंगे, चीज़ों को अच्छे से लेकर के चलेंगे, है ना? पर इनकी जो अच्छी काम ना चल नहीं पाई, वो देश जो है टूट गया, कई सारे उसमें कंट्रीज़ निकल के आ गई। तो रिफ़ॉर्म जो थे अपोज़ किया लोगों ने, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के जो लोग थे ना, उन्होंने अपोज़ किया कि आप कैसा रिफ़ॉर्म लेकर के आ रहे हैं, है ना? तो लीडर्स जो थे कम्युनिस्ट पार्टी के, उसको अपोज़ किया, ठीक है? तो कूप हुआ जो 1991 में जो है कूप किया, जो कि एनकरेज किया था कम्युनिस्ट पार्टी के हैंडलाइनर्स ने। ओके, तो कूप क्या होता है कि कोई मिलिट्री कंट्रोल कर लेती है सब कुछ, तो उसको मिलिट्री कूप कहते हैं। ऐसे ही कूप हुआ इसमें, ठीक है? तो यूएसएसआर में तो पीपल, जो जनता थी ना, उनको फ्रीडम का स्वाद मिल चुका था। ओके, तो वो लोग नहीं चाहते थे कि फिर से कम्युनिस्ट पार्टी हर चीज़ को कंट्रोल कर ले, ठीक है? जनता को फ्रीडम का चस्का मिल चुका था। वो चाहते थे कि हम आज़ादी के साथ रहें। तो वॉरिस हेल्टिन्स जो थे, एक नए नेशनल हीरो निकल के आए, जो इस कूप को अपोज़ कर रहे थे, ठीक है? जब हाथों से चीज़ें जाने लगी, तो क्या हुआ था कि गोरबाचे ने क्या किया था, वो थोड़ा फ्रीडम की तरफ लेकर के चल रहे थे चीज़ों को। ओके, तो लोगों को फ्रीडम का स्वाद मिल गया। तो इनके अंदर जो पार्टी थी ना, तो फिर क्या, पार्टी के जो लीडर्स थे ना, उन्होंने जो है कूप करवा दिया कि भई ऐसा नहीं चलेगा। तो लोग इसको अपोज़ करने लगे थे कि ऐसा नहीं, आप कूप वग़ैरह नहीं कर सकते। ओके, जो कंट्रोल कर रहे हो, फिर से हमें कम्युनिस्ट पार्टी का कंट्रोल नहीं चाहिए। रशियन रिपब्लिक, तो वहाँ जहाँ पर ना एल्सिन ने जो जीते थे इलेक्शन, ठीक है? रशिया में क्या, एल्सिन ने जीता था इलेक्शन। तो वो क्या, सेंट्रलाइज़्ड कंट्रोल को जो है खत्म करने लगे। तो अब सोवियत जो सबसे ज़्यादा पावर यहाँ पर सेंटर में रहा करती थी ना, तो वो पावर जो थी रिपब्लिक्स में जाने लगी। मतलब अलग-अलग कंट्रीज़ के पास में पावर जाने लगी थी। ओके, जब सेंट्रलाइज़्ड कंट्रोल ढीला पड़ गया, तो पावर शिफ्ट होने लगी सोवियत के हाथ से दूसरी कंट्रीज़ में जाने लगी। ओके, तो इसकी वजह से फिर टूटने लगे थे देश, अलग-अलग देश बनने लगे थे, सोवरेन स्टेट। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, जो आज आज के टाइम पर बोलते हैं ना, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान, ये सब पहले जो है रशिया का ही, जो रशिया नहीं, यूएसएसआर का पार्ट हुआ करते थे। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स थे तो वो लोग ना इंडिपेंडेंस नहीं चाहते थे। वो लोग जो है साथ में ही रहना चाहते थे सोवियत फेडरेशन के। पर दिसंबर 1991 में लीडरशिप थी येल्त्सिन की, तो रशिया, यूक्रेन, बेलारूस जो थे, अलग हो गए थे यूएसएसआर से, ठीक है? उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि सोवियत यूनियन जो है खत्म, ओके? तो कम्युनिस्ट पार्टी जो थी सोवियत यूनियन की, उसको बैन कर दिया गया। कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया गया पोस्ट सोवियत रिपब्लिक में। ओके, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स नहीं चाहते थे अलग होना, पर रशिया सबसे पहले, यूक्रेन और बेलारूस अलग हुए थे, ठीक है? रशिया में एल्स्टिन की गवर्नमेंट आई थी, मतलब ये एल्स्टिन का रूल आया था, इनकी लीडरशिप में ये अलग हुए थे। ओके, तो यहाँ पर ये लोग डेमोक्रेसी की बात करने लगे थे। तो डिक्लेयर कर दिया गया, डिसइंटीग्रेशन हो गया, यूएसएसआर टूट गया है, और फॉर्मेशन करेंगे कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, ठीक है? मतलब अलग-अलग स्टेट भी एक ग्रुप बना लेंगे। उनको ये सरप्राइज़ था दूसरे रिपब्लिक्स के लिए, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के लिए, जो कि अलग नहीं होना चाहते थे। ओके, उनके लिए भी एक सरप्राइज़ था ये। तो एक्सक्लूड कर दिया गया इन रिपब्लिक्स को, तो इस इश्यू को भी सॉल्व किया गया। जिन जिन स्टेट्स को छोड़ दिया गया था ना, इस इश्यू को भी फिर सॉल्व किया गया। रशिया जो था, उसने एक्सेप्ट किया कि वो सक्सेसर है सोवियत यूनियन का। तो यूएसएसआर के बाद में किसी कंट्री को जो जाना जाता है, तो ऐसा कहा जाता है कि रशिया ही लेगेसी लेकर के चल रहा है यूएसएसआर की, क्योंकि रशिया ही सबसे बड़ी कंट्री निकल के आया था यूएसएसआर के बाद में। ओके, तो इसने इनहेरिट की जो सोवियत यूनियन की सीट थी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। आपको पता है ना, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल होती है, जो कि कोई काम की नहीं है वैसे तो, सारी कंट्रीज़ अपने फ़ायदे में काम करती हैं, ठीक है? तो ये वर्ल्ड लेवल पे सिक्योरिटी बनाने का काम करते हैं, पर ऐसा कुछ करते नहीं है, सब अपने फ़ायदे पे काम करते हैं, ठीक है? तो इसमें ना 5 परमानेंट सीट्स होती हैं, जिसके 5 परमानेंट सीट में जो है यूएसए है, ठीक है? रशिया है, चाइना, फ्रांस है, ओके, और यूके है।
तो रशिया को जो सीट मिली है ना यूएनएससी की, ये सीट मिली है सोवियत यूनियन की। सोवियत यूनियन की सीट जो है रशिया को दे दी गई थी। रशिया ने एक्सेप्ट किया सारी इंटरनेशनल ट्रीटी और जो भी कमिटमेंट्स थे ना सोवियत यूनियन के, वो सारे के सारे जो है इसने एक्सेप्ट किए कि हाँ ठीक है, हम लेकर के चलेंगे हर एक चीज़ को। इसलिए ना जो फ्रेंडशिप ट्रीटी हमने यूएसएसआर के साथ में साइन की थी ना, वो आज के टाइम पर जो है हम रशिया को अपना दोस्त मानते हैं, ठीक है? क्योंकि यूएसएसआर के बाद में रशिया ही है जो कि लेगेसी वगैरह हर एक चीज़ को यूएसएसआर की लेकर के चल रहा है। ओके, यही न्यूक्लियर स्टेट बने, ओके, पोस्ट सोवियत स्पेस में। मतलब कि न्यूक्लियर वेपन वगैरह भी सब इन्हीं के पास थे, जो कि यूएसएसआर ने उस टाइम पर बनाए थे। ओके, और न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट भी किया इन्होंने यूएसए के साथ में, मतलब जो है न्यूक्लियर हथियार उस टाइम पर हज़ारों में थे, 15-16 हज़ार उस टाइम पर वर्ल्ड में हो गए थे। फिर जो है इनको कम किया गया, तो आज के टाइम पर तो कम है पर हैं। ओके, तो ओल्ड सोवियत यूनियन जो था उसको खत्म कर दिया गया और उसको दफना दिया गया। अब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ क्यों? व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट? टूटा क्यों सोवियत यूनियन जो इतनी बड़ा ग्रुप था कंट्रीज का? ओके, तो सेकंड मोस्ट पावरफुल कंट्री वर्ल्ड में यूएसए के बाद में वो डिसइंटीग्रेट कैसे हो गई? तो ये क्वेश्चन जो था पूछने लायक तो था ही है ना। मतलब ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे टूट गया, एंड कैसे हो गया कम्युनिज्म का? ओके, फर्स्ट, तो ऐसा नहीं है कि पहली कंट्री है जो कि टूट रही है या फिर आखिरी कंट्री है जो टूट रही है, पर हाँ, हमें जानने की कोशिश तो करनी चाहिए ऐसा हुआ क्यों, है ना? तो यूनिक फीचर रहे हैं सोवियत कोलैप्स की कि ऐसा क्यों हुआ। देयर आर मोर जनरल लेसन्स भी देखने को मिलते हैं हमको जो हम इससे देख सकते हैं कि जैसे कि लीडरशिप का भी हम देख सकते हैं, तो कई सारी चीज़ें अभी पढ़ रहे हैं। तो कोई डाउट नहीं है इसमें कि इंटरनल वीकनेस देखने को मिली थी सोवियत पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में। अंदर से वीक पड़ गए थे ना, ठीक है? अगर घर में सभी लोग साथ में रहते हैं, तो बाहर वाले से फाइट कर सकते हैं, पर घर में ही आपस में भाई-भाई लड़ रहे हैं, तो बाहर वाले से क्या ही फाइट कर लेंगे, है ना? बाहर वाला और तुम्हें चार चपेट मार के चला जाएगा। तो सोवियत यूनियन का ना पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन ही वीक हो गए थे, ठीक है? ये लोगों के एस्पिरेशंस को डील नहीं कर पा रहे थे, ठीक है? इनको बहुत सारा बर्डन भी देखने को मिल रहा था। एक तो आर्म्स रेस में इन्वॉल्व थे, है ना? बहुत सारे हथियार बनाने, उसके लिए भी पैसे लग रहे हैं, है ना? लोगों को भी लेकर के चलना, ओके? तो इन सब चीज़ों की वजह से कोलैप्स हुआ सिस्टम। इकोनॉमिक स्टैग्नेशन देखने को मिल रहा था, इकोनॉमी बिल्कुल ग्रोथ नहीं हो रही थी कई सालों तक, ओके? कंज्यूमर शॉर्टेज देखने लोग सामान ही नहीं कर रहे, सामान नहीं खरीदेंगे तो फिर सामान बनाएगा कौन, है ना? जब ये सब हो ही नहीं रहा तो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही, लोगों को काम ही नहीं मिल रहा, तो बहुत सारी चीज़ें हो रही थी साथ में। तो कम कंज्यूमर शॉर्टेज भी हो गई थी। ओके, बहुत सारे लोग जो थे सोवियत सोसाइटी में जो सेक्शन था वो डाउट क्वेश्चन आ रहे थे उनके दिमाग में भी जो ये सब चल रहा था, है ना? इकोनॉमी कैसी चल रही है देश की, है ना? सवाल तो उठेगा क्योंकि ग्रोथ भी नहीं हो रही है, दूसरे देश की ग्रोथ हो रही है ना? तो क्यों भला ये सिस्टम ऐसे जो इतना कमज़ोर पड़ गया और इकोनॉमी हमारी रुक सी क्यों गई थी यूएसएसआर की उस टाइम पर? तो इसका आंसर ना पार्शियली क्लियर है, उतना क्लियर नहीं है। सोवियत इकोनॉमी जो है उस टाइम पर उसके रिसोर्सेज़ जो थे, जो भी पैसा वग़ैरह लग रहा था, मेंटेन करने में जा रहा था न्यूक्लियर एंड मिलिट्री आर्सेनल में। ओके, डेवलपमेंट करने में सैटेलाइट्स में जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, सैटेलाइट स्टेट जो थे, ठीक है? जैसे यूएसएसआर जो सपोर्ट कर रहा था वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ को, वैसे ही यूएसएसआर सॉरी सॉरी यूएसए जो कंट्रोल कर रहा था वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ को, वैसे ही ना यूएसएसआर सपोर्ट कर रहा था ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को, जो कि उसके सैटेलाइट स्टेट थे। तो इनको भी पैसे बाँटना है, न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ भी अपनी बढ़ानी है, हथियार भी रखने हैं, जैसे यूएसए अपने हथियार बढ़ा रहा है, वैसे हमें भी बढ़ाने हैं। तो इन सब चीज़ों में पैसे तो लगते हैं ना, तो जो सोवियत सिस्टम था, 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक थे, उनको भी लेकर के चलना, उनको भी पैसे बाँटना, है ना? उनकी भी ग्रोथ लेकर के चलना, तो बहुत बर्डन पड़ रहा था। इसकी वजह से इकोनॉमिक बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा था, जिसको डील नहीं कर पा रहे थे वो लोग। यूएसए डील कर पा रहा था क्योंकि वो प्रॉफिट ओरिएंटेड काम करते हैं, वहाँ पर कैपिटलिज़्म था। पर यूएसएसआर में उतनी चीज़ें नहीं हो पा रही थी। तो जो जनता थी ना, वो भी जान रही थी कि हाँ, वेस्ट में जो है अच्छा खासा डेवलपमेंट हो रहा है, वहाँ पर बहुत नॉलेज हो रही है, वहाँ पर टेक्नोलॉजी बढ़ रही है ना? हर एक चीज़ अच्छी हो रही है, तो लोगों के मन में भी होता कि हमारे देश में भी ये सब होना चाहिए, ओके। तो इसकी वजह से जो इनइक्वालिटीज़ आ रही थी, डिस्पैरिटीज़ देखने को मिली थी सिस्टम में, और जो सिस्टम है वेस्ट का, तो लोगों को दिख रहा था कि यूएसएसआर जो है उतना डेवलप नहीं हो पा रहा है, ओके, चीज़ों को खींच-खींच के लेकर के चल रहे हैं और
यूएसए बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, ओके, आगे लेकर के चल रहा है, हर एक चीज़ को डील कर रहा है वेस्ट में। और यूरोपियन कंट्रीज़ भी जो है खूब पैसा मिल रहा था उनको यूएसए से, तो वो लोग भी अच्छा खासा डेवलप कर रही थी। तो लोग कह रहे थे कि हाँ, सोवियत यूनियन जो है बड़ा अच्छा सिस्टम है, ओके, वेस्ट की कैपिटलिज्म से बहुत अच्छा है, तो लोगों को शॉक लग गया, ठीक है? कि जो रियलिटी में ना बैकवर्डनेस जो देखने को मिली थी, पॉलिटिकल एंड साइकोलॉजिकल शॉक लग गया था। क्योंकि एक एक हद तक ही सस्टेन कर सकते हो आप चीज़ों को, आपको कई सारी चीज़ें लेकर के चलनी है और पूरा का पूरा हर चीज़ गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, तो उतना सस्टेन नहीं कर पा रहे थे, है ना? कैपिटलिज्म वो लोग आगे लेकर के चल रहे थे चीज़ों को। सोवियत यूनियन जो है स्टैग्नेंट हो गया था एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल सेंस में भी, ठीक है? करप्शन भी देखने को मिल रहा था ब्यूरोक्रेसी में, ठीक है? गवर्नमेंट के कंट्रोल में सब कुछ था। कम्युनिस्ट पार्टी ने जो है रूल किया सोवियत यूनियन को 70 साल तक, पर वो अकाउंटेबल नहीं रहती है जनता के प्रति, ठीक है? अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो उसको अकाउंटेबल तो रहना चाहिए जनता के प्रति, पर वो लोग कोई भी अकाउंटेबल नहीं रहते, वो कोई भी स्टेप्स ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जैसे स्टालिन था ना, स्टालिन ने एक लीडर था, तो उसने बहुत बहुत ही ज़्यादा अजीब-अजीब से मेजर्स लिए थे, जनता को बहुत परेशान किया था। पर जनता उसके खिलाफ में कुछ नहीं कर सकती क्योंकि ये लोग अकाउंटेबल नहीं है जनता के ऊपर। ओके, ऑर्डिनरी पीपल एकदम एलियनेटेड फ़ील करते थे। ओके, जो एडमिनिस्ट्रेशन भी ढंग का नहीं चल रहा था, करप्शन बहुत ज़्यादा था। ओके, और सिस्टम अपनी गलतियाँ भी नहीं सुधार रहा था और वो चाहते ही नहीं थे कि गवर्नमेंट ओपन रहे। ओके, ये सब चीज़ें मतलब हर एक चीज़ को कंट्रोल करके रखना, सेंट्रलाइज़ेशन देखने को मिल रहा है। बड़ी-बड़ी ज़मीनों पे भी अपना कंट्रोल करके रखा है इन्होंने। मतलब कुछ भी प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्सिस्ट नहीं करती थी, हर एक चीज़ पे कंट्रोल करके रखा है। जो पार्टी में जो ब्यूरोक्रेट्स थे, जो ऑफिसर्स वगैरह थे, उनको खूब प्रिविलेजेस मिलते थे, खूब एन्जॉय करते थे और ऑर्डिनरी सिटीज़न कुछ नहीं, है ना? मतलब गवर्नमेंट जॉब वाले मज़े ले रहे हैं सारे के सारे, ठीक है? लोग जो थे, तो उनको पसंद नहीं आ रही थी चीज़ें ये गवर्नमेंट की, ओके? तो लोग जो है अब सपोर्ट करना इसको बंद कर चुके थे, सोवियत यूनियन को। गोरबाचे के जो रिफ़ॉर्म थे, तो इन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम इन प्रॉब्लम्स को डील कर लेंगे, इन प्रॉब्लम्स को हटाएँगे और इन्होंने बोला था कि हम जो है इकोनॉमी को रिफ़ॉर्म करेंगे और जो वेस्ट जो आगे बढ़ रहा है उसके साथ में लेकर के चलेंगे, ठीक है? और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को भी थोड़ा लूज़ करेंगे। पर आप चौंक जाओगे, आप सोचोगे कि फिर सोवियत यूनियन कोलैप्स क्यों हुआ, ठीक है? गोरबाचे ने तो अच्छी खासी चीज़ें निकाल ली थी ना, बोला था कि हम चीज़ों को सुधार कर लेंगे, पर फिर भी जो है प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालना चाहता था गोरबाचे, फिर भी सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया, टूट गया, ऐसा क्यों? ठीक है? तो इसका भी आंसर है, ठीक है? इसका भी आंसर कंट्रोवर्शियल है, ओके? तो ये डिपेंड करता है फ्यूचर हिस्टोरियंस पे किस तरीके से, मतलब उस टाइम की चीज़ें हैं ना, तो लोगों ने अलग-अलग अपने परसेप्शन बताए, तो डिपेंड करता है लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मोस्ट बेसिक आंसर देखने को मिलता है, गोरबाचे ने अपना प्लान तो लेकर के आए थे, पर इनका जो रिफॉर्म था ना, तो ये इन लोगों ने क्या किया, गुरबाजी ने अपना सिस्टम भी लूज़ कर दिया, रिफ़ॉर्म भी लेकर के आए। तो इसकी वज़ह से क्या हुआ कि लोग प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाए थे और फिर क्या हुआ, इम्पॉसिबल हो गया चीज़ों को कंट्रोल करना और कोलैप्स हो गया सोवियत यूनियन। ओके, तो कई सारे सेक्शन जो थे सोवियत यूनियन के, सोवियत सोसाइटी के, उनको लगा कि गोरबाचे जो हैं, ये ना बहुत जल्दी-जल्दी कर रहे हैं और मतलब कि लोगों को ऐसा लगा, जो सेक्शन थे कुछ सोवियत सोसाइटी के, कि गोरबाचे जो हैं क्या कर रहे हैं कि उनको ना वो जल्दी कर रहे हैं और डिसअपॉइंटेड भी हैं अपनी चीज़ों को लेकर के और इम्पेशेंस भी हैं अपनी मेथड जो भी वो अप्लाई कर रहे हैं उस पर, ठीक है? तो जैसा उन्होंने सोचा था ना कि इससे बेनिफिट होगा, हम देश को लेकर के चल पाएँगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है? बहुत धीरे-धीरे बेनिफिट हुआ, बहुत स्लोली, ओके? स्पेशली जो मेंबर्स थे ना, कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर थे, उनको ना ये सब ठीक नहीं लगा। तो उनका एकदम अपोज़िट व्यू आ गया था कि ये कर ही क्या रहे हैं ये इंसान, है ना? तो उनको लगा कि ये पावर, प्रिविलेजेस जो हैं ख़त्म हो रही हैं, गुरबाज़ी जो हैं बहुत जल्दी कर रहे हैं, ओके? तो टग ऑफ वॉर शुरू हो गई थी, गुरबाज़ी को सपोर्ट मिलना ख़त्म हो गया था सारे साइड से और डिवाइड हो गए थे पब्लिक ओपिनियंस, मतलब लोगों के भी अलग-अलग व्यूज़ हो गए थे। तो जो उनके साथ थे ना लोग, उनको भी अच्छा नहीं लग रहा था, ठीक है? कि क्योंकि ना वो लोग अपनी ही पॉलिसीज़ को भी जो है डिफेंड नहीं कर पा रहे थे, ठीक है? मतलब इन्होंने प्लान तो अच्छा बनाया था पर एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पाए या फिर जो है प्लान ही खराब था, तो कुछ भी कह सकते हैं, ओके? तो ये सब हुआ ना, तो इसकी वज़ह से कोलैप्स हो गया था सोवियत यूनियन का।
हो सकता है इनकी टाइमिंग गलत हो। ओके, जिस टाइम पर इकोनॉमी डिक्लाइन हो रही है, पैसे बहुत ज़्यादा खर्च हो रहे हैं, उस टाइम पर आप और ज़्यादा फ्रीडम दे रहे हो, तो फिर देश तो अलग होंगे ही ना। तो ये डेवलपमेंट तो हुआ ही, उसके साथ-साथ एक और चीज़ थी जो लोगों को मतलब शॉक में डाल दिया, लोग सरप्राइज़ हो गए थे, क्योंकि नेशनलिज़्म बढ़ने लगा था और डिज़ायर थी, लोग जो थे आज़ादी चाहते थे, सोवरेनिटी चाहते थे, हम सारे डिसीज़न अपने खुद के लें, ठीक है? कई सारे रिपब्लिक्स थे, जैसे कि रशिया हो गया, बाल्टिक कंट्रीज़ हो गए, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, ठीक है? यूक्रेन, जॉर्जिया, तो ये सब ना अपना सोवरेनिटी चाहते थे कि हम अपने सारे डिसीज़न खुद से लें, ओके? फिर इससे क्या हुआ, फिर देखने को मिला, ये इमीडिएट कॉज़ था जिसकी वज़ह से डिसइंटीग्रेशन देखने को मिला यूएसएसआर का। ओके, तो यहाँ पर भी अलग-अलग व्यू हैं लोगों के। फर्स्ट व्यू तो है नेशनलिस्ट, लोग जो थे नेशनलिस्ट अर्ज करते हैं। तो नेशनलिस्ट थे और उनकी फीलिंग्स थी, तो वो पूरी हिस्ट्री में रही है सोवियत यूनियन की। ओके, लोगों के अंदर ये भरा हुआ है। तो चाहे रिफ़ॉर्म होते या ना होते, गोरबाचे भले ही रिफ़ॉर्म ना करते, फिर भी इंटरनल स्ट्रगल था सोवियत यूनियन में, जिसकी वज़ह से वो कोलैप्स हो जाता। तो ऐसा भी ये कहते हैं कुछ लोग, ठीक है? तो ये तो हमने हिस्ट्री का अंदाज़ा लगाया कि हिस्ट्री में ही ये सब देखने को मिल रहा है। ओके, स्ट्रगल था, नेशनलिज़्म की फीलिंग भी थी, सोवरेनिटी चाहते थे लोग। ओके, बट ये गलत भी नहीं है सोचना कि साइज़ और डाइवर्सिटी जो थी सोवियत यूनियन में, और जो इंटरनल प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही थी ना कंट्री में, तो वो भी देखना ज़रूरी है ना? तो उन प्रॉब्लम्स की वजह से भी। दूसरे लोग सोचते हैं कि गोरबाचे के जो रिफ़ॉर्म थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ा दी थी और ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया था, जो नेशनलिस्ट डिससैटिस्फैक्शन था ना, जिसको गवर्नमेंट भी कंट्रोल नहीं कर पाए और रूलर्स भी कंट्रोल नहीं कर पाए। ओके, तो कोल्ड वॉर के टाइम पर ना नेशनलिस्ट जो थे, मतलब कि कोल्ड वॉर के टाइम पर नेशनलिस्ट जो बहुत ज़्यादा मूवमेंट चल रहा था, वो सब ना सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में बहुत ज़्यादा था। क्योंकि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक रिलीजियस टर्म में भी और एथनिक टर्म में भी देखें तो अलग थी। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में जो है मुस्लिम्स रहा करते हैं ना, और जो अगर रशिया की बात करें वहाँ पर क्रिश्चियंस हैं ज़्यादातर। ओके, तो यहाँ पर अगर देखें तो कई सारे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में जो है नेशनैलिटी जो बहुत ज़्यादा जो है नेशनलिज़्म का चीज़ें बढ़ रही थी उस टाइम पर, कोल्ड वॉर के टाइम पर, ठीक है? इकोनॉमिक बैकवर्डनेस भी बहुत ज़्यादा थी, मतलब पिछड़े हुए भी थे ये। जैसे ही चीज़ें बदली फिर उसके बाद में ना नेशनलिस्ट डिससैटिस्फैक्शन जो था सोवियत यूनियन के साथ में, वो यूरोपियन के साथ में बढ़ गया। मतलब बाद में ये चीज़ें सेटल हो गई थी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में, पर यूरोपियन जो कंट्रीज़ थी, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ जैसे कि रशिया वगैरह हो गई, बाल्टिक हो गई, यूक्रेन हो गई और जॉर्जिया जो थी, यहाँ पर ज़्यादा बढ़ने लगा, ठीक है? जो 1989 के तहत जो है, उस टाइम पर जो है यहाँ पर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स बढ़ने लगे थे फिर। ओके, ऑर्डिनरी पीपल जो थे वो ना एलियनेटेड फील कर रहे थे सेंट्रल एशियन से। तो जो रशिया, यूक्रेन, बाल्टिक कंट्रीज़ थी, ये ज़्यादा डेवलप्ड थी, इनके पास में ज़्यादा पैसा था। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो थे, वो थोड़े गरीब वगैरह थे, ठीक है? मतलब वहाँ के लोग जो थे, थोड़ा अलग थे और यहाँ के लोग अलग थे, तो ये एलियनेटेड फ़ील कर रहे थे, यहाँ के लोग थोड़ा अलग फ़ील कर रहे थे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से, ओके? और इन्होंने सोचा कि हम इनकी बैकवर्डनेस, इनको इतने पैसे क्यों पे करें भला? ओके, इनके एरिया को डेवलप करने के लिए हम क्यों पे करें? तो ये जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं, इनको सोवियत यूनियन में मिलाने का प्राइस तो हमें पे करना पड़ रहा है, जो ये रशिया, बाल्टिक कंट्रीज़, यूक्रेन, जॉर्जिया ये सब कह रहे थे। ओके, तो इन्होंने इन्होंने भी अपना सपोर्ट कम कर दिया था और सबसे पहले रशिया, बेलारूस यही सब अलग हुए थे, ठीक है, सोवियत यूनियन से। तो इतना चैप्टर आपको समझ में आया? अब आगे का चैप्टर ना हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आपको लेक्चर कैसा लगता है आप लाइक करके बता सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हो। थैंक यू।